नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन द टारगेट एजुकेशनल सेंटर पटना में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भाषा, उसकी उत्पत्ति और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। मैं यह वीडियो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रीट, स्कूल व्याख्याता या फिर सीटेट या अन्य परीक्षाएं जिनमें हिंदी विषय को शामिल किया गया है, उन सभी को ध्यान में रख करके तैयार करूंगी ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर भी करें। चलते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है? भाषा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदी भाषा संस्कृत से आई है, तो इसी संस्कृत में एक धातु है जिसे हम लोग भास धातु के नाम से जानते हैं। कहां से उत्पत्ति हुई है भाषा की? भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। अगर हम लोग संस्कृत में समझे इस धातु का अर्थ, इस धातु का अर्थ हिंदी में क्रिया होता है। धातु का अर्थ क्या होता है? क्रिया। तो अब हम लोग इसमें भास धातु का अर्थ समझेंगे। तो भास धातु का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाषा कहां से निकली? संस्कृत के भास धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। अब हम लोग विचार को समझेंगे। ध्यान में रखिए, मैं जो भी पढ़ाऊंगी उसमें एक एक बिंदु को, छोटी सी छोटी बातों को भी मैं तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ सकें। इसमें सबसे पहले हम लोग विचार के परिभाषा पर ध्यान देंगे। विचार क्या है? विचार मनुष्य के मन की अवधारणात्मक इकाई है। क्या है विचार? मनुष्य के मन की अवधारणात्मक इकाई है। यह अवधारणात्मक क्या है इसे भी समझते हैं। अवधारणात्मक शब्द 3 पदों के योग से बना है। कौन कौन सा पद है इसमें? देखिए, इसमें जो पहला पद है वो है अ, दूसरा पद है ध्वनि और अंतिम या तीसरा पद है आत्मक। ध्यान रखिए, हम लोग किसी भी शब्द का 2 तरह से विच्छेद करते हैं। एक शाब्दिक विच्छेद करते हैं और दूसरा संधि विच्छेद करते हैं। अभी हम लोग इसमें शाब्दिक विच्छेद ही किए हैं। तो ये अध्वन्यात्मक शब्द जो है वो 3 पदों के योग से बना था, अ, ध्वनि और आत्मक। तो हिंदी में हम किसी भी शब्द में जब हम अ उपसर्ग लगाते हैं, कौन सा उपसर्ग? अ उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है नहीं। क्या हो जाता है इसका अर्थ? नहीं। ध्वनि मीन्स आवाज और आत्मा का अर्थ होता है स्वरूप। लिए हुए। एक बार फिर से इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। विचार क्या है? तो मन का वह स्वरूप है जिसमें कि ध्वनि नहीं है। कैसा है वो? बिना आवाज की है, जिसमें अभी तक आवाज नहीं है। तो अब आप बताइए कि ये कैसे प्रकट होगा? अभी तक जैसे मैं कुछ बोल रही हूं तो आप तक मैं बोल करके अपनी भाषा पहुंचा रही हूं या अपने विचारों को आप तक बोल कर पहुंचा रही हूं। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो क्या होगा? ये मेरे अंदर ही रहेगा। तो जब तक ये मेरे अंदर है तो यह विचार है। और वो किस रूप में है? तो वह ध्वनि के रूप में नहीं, बिना ध्वनि के है। तो अब यहां से क्या समझ रहे हैं हम लोग? विचार है, समझिएगा, अभी क्या बताया मैंने? विचार क्या है? जिसमें ध्वनि नहीं है। अब विचार को प्रकट करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता होगी? तो वो है ध्वनि की। यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि जब तक ये मेरे मन में है तब तक इसमें आवाज नहीं है। मुझे इसे बाहर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होगी?
ध्वनि की आवश्यकता होगी। तो जब हम इसको ध्वनि बनाएंगे इस विचार को, तब मुझे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की आवश्यकता होगी। इसी माध्यम को हम लोग भाषा कहते हैं। ध्वनि को हम लोग भाषा नहीं कह सकते हैं। बहुत से बच्चे इसको लेकर के काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि ध्वनि को हम लोग कभी भी भाषा नहीं कह सकते हैं। अगर हम लोग ध्वनि को भाषा कहते तो फिर हम लोग कुत्तों के भौंकने को, चिड़ियों की चहचहाट को या फिर पत्तों के सरसराहट को भी हम लोग भाषा कह सकते थे? नहीं, वह मात्र एक ध्वनि है, वह ध्वनि मात्र है, इसलिए उसे हम लोग भाषा नहीं कह सकते हैं। यह विचार जब प्रकट होगी तो वह जिस माध्यम से प्रकट होगी उसे ही हम लोग भाषा कहते हैं। यह बहुत ही बारीक चीजें हैं, बहुत सी बारीक परिभाषा है जिसको समझना बहुत ही जरूरी था। चलते हैं हम लोग भाषा की परिभाषा की ओर। अब भाषा की परिभाषा क्या है, इसे समझते हैं। मनुष्य के मन की और ध्वन्यात्मक इकाई अर्थात विचार को जिस माध्यम या साधन से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा क्या है? मनुष्य के मन की और ध्वन्यात्मक इकाई अर्थात विचार को जिस माध्यम या साधन से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब साधन को समझते हैं। यह साधन क्या है या फिर माध्यम क्या है? आप लोग देखते होंगे जब हम किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? यातायात के साधनों की। उसी तरह से विचारों को भी ध्वनि बनाने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम भाषा है। मान लीजिए ए के मन में कोई बात है जिसे बी को बताना है, या फिर बी के मन में कोई बात है जिसे ए को बताना है, तो इसके बीच में किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। इसी माध्यम को हम लोग भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा क्या है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। सरल शब्दों में समझे तो भाषा भावों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। अब हम लोग चलते हैं भाषा के प्रकार की ओर। पहला है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आइए समझते हैं ये मौखिक भाषा क्या है। मौखिक भाषा में एक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करता है। उसे ही हम लोग मौखिक भाषा के रूप में जानते हैं। इसमें क्या होगा? वक्ता बोलकर अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करेगा और श्रोता
सुनकर। श्रोता क्या करेगा? उन विचारों को सुनकर ग्रहण करेगा। यही है हमारी मौखिक भाषा। इसमें ध्यान रखिएगा एक बात कि इसमें दोनों व्यक्तियों का अर्थात कहने वालों का और सुनने वालों का समभाषी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक व्यक्ति को हिंदी का ज्ञान है और दूसरे व्यक्ति को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ का ज्ञान है तो वो हिंदी भाषा को नहीं समझ पाएगा, अर्थात आपस में विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक भाषी होना जरूरी है। जैसा कि हम लोग एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें देखते हैं कि शाहरुख खान एक सीन में रास्ता भटक जाते हैं तो वहां एक बच्चा है जो तमिल भाषी है, वह उनसे रास्ता पूछते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उस बच्चे को हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। ये जो पूछना चाहते हैं वो बच्चा समझ नहीं पाता है और वो उन्हें रास्ता नहीं बता पाता है। तो यही बातें यहाँ भी लागू होती हैं कि विचारों के आदान प्रदान के लिए एक भाषी का होना जरूरी है या समान भाषी का होना जरूरी है। द्विभाषी होने पर आपस में विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। यही है हमारी मौखिक भाषा। हम लोग जैसे न्यूज चैनल में समाचार सुनते हैं वो हमारी मौखिक भाषा है। नेता भाषण देते हैं वो हमारी मौखिक भाषा है। इंटरव्यू में जो भाषा होती है वो भी मौखिक भाषा ही होती है। इसके बाद दूसरा हम लोग चलते हैं लिखित भाषा की ओर। आप समझते हैं ये लिखित भाषा क्या है। लिखित भाषा में एक व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर ग्रहण करता है। उसे ही हम लोग लिखित भाषा के रूप में जानते हैं। अर्थात अभी मैंने अपने विचारों को लिख करके आपको समझाया और आप अभी इस चीजों को इसे पढ़ रहे हैं तो यह हमारी कौन सी भाषा है? यह हमारी लिखित भाषा का रूप है। इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है, अर्थात उसे उस विषय का, उस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे मैंने हिंदी में अभी आपको भाषा के रूप को पढ़ाया तो आपको भी हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। यह हमारा लिखित रूप है। जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं या फिर कोई भी पत्र पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, वो कौन सा रूप है भाषा का? वो हमारा लिखित रूप है भाषा का। अब तीसरा है सांकेतिक भाषा। तीसरा कौन सा रूप है? वो सांकेतिक रूप है। इसमें व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान संकेतों या फिर इशारों के माध्यम से व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति भी उसे इशारों के माध्यम से ही समझने का प्रयास करता है। इसे ही हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मूक बधिर बच्चों को आपने देखा होगा कि वो हमेशा ही इशारों में ही किसी बातों को समझते हैं, वहां हम लोग सांकेतिक भाषा का रूप देखते हैं। आपने देखा होगा जब हम लोग क्रिकेट मैच को देखते हैं वहां पे बहुत संख्या में लोग जमा होते हैं, तो जहां पर कि हम लोगों को सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कोई भी खिलाड़ी आउट होता है तो वहां पे अंपायर सिर्फ एक उंगली उठा करके अपने संकेतों द्वारा हॉल में बैठे, स्टेडियम में बैठे सभी व्यक्ति को बताता है कि यह खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुका है। इसे ही हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। आइए अब हम लोग इसमें क्या होता है? इसमें संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। सांकेतिक भाषा में संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन सा रूप जो है वो कठिन है और कौन सा रूप सरल है। तो भाषा का ये जो मौखिक भाषा है, ये मौखिक रूप है, यह सरल है और जो सांकेतिक रूप है वह कठिन है। ये कैसा है? ये सरल है और ये कठिन है। ये सरल कैसे है इसे समझते हैं और ये कठिन कैसे है इसे समझते हैं। इसमें वक्ता जो भी विचार प्रकट करता है वो सुनने वाले
के मन पर वो वैसे ही प्रभाव डालता है, उसी रूप में प्रभाव डालता है, इसलिए यह आसान है। और साथ ही में इसमें एक ही शर्तें हैं, वह है संभाषी होना, और कोई भी शर्तें नहीं है। इसमें व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना या साक्षर होना जरूरी नहीं है। अगर वो व्यक्ति को सिर्फ भाषा का ज्ञान है या फिर बोली का ही ज्ञान है तो वो उसके विचारों को समझ सकता है। इसी जगह पर अगर हम सांकेतिक भाषा की बात करें तो यह सबसे कठिन प्रकार है। ध्यान रखिए, परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह भाषा का कौन सा रूप है, इसलिए इसे जानना बेहद ही जरूरी है। इसमें सांकेतिक भाषा में हम लोग इशारों का प्रयोग करते हैं जो कि मानक नहीं होता है। जैसे हम लोग जब खुशी जाहिर करते हैं तो भी हम लोग ताली का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर वह हमारे खुशी को जाहिर करने का एक जरिया है। उसी जगह पर जब हम छोटे बच्चे होते हैं, उनके दोस्त या सहयोगी जब आते हैं, उन्हें खेलने के लिए बुलाने का मन होता है, तो वो क्या करते हैं, एक ताली बजा करके उन्हें यह संकेत देते हैं कि हाँ अब टाइम हो चुका हमारा खेलने का। वो बच्चा उसके इशारों को समझता है और अपने किताब कॉपी को समेट करके जल्दी जल्दी खेलने के लिए जाता है। तो वो क्या है, वो संकेत है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जगह उसी ताली का अर्थ हो रहा है कि हम खुशी को जाहिर कर रहे हैं, दूसरी जगह पर उसी ताली में बच्चा समझ करके जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर उसी दो संकेतों के बीच में भिन्नता आ गई, इसलिए यह कठिन है। इसमें संकेतों के लिए सामने वाले को हर संकेत को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर वो एक भी संकेत को नहीं समझ पा रहा है तो वहां पर असुविधा हो जाएगी, वहां पर विचारों का आदान प्रदान सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए भाषा का यह रूप बेहद ही कठिन माना गया है। चलते हैं हम लोग लिखित भाषा की ओर और समझते हैं कि यह भाषा सरल है या कठिन है। तो लिखित भाषा का यह रूप सरल भी है और कठिन भी है। सरल कैसे है इसको समझते हैं। सरल इसलिए है क्योंकि हम लोग इसमें अपनी बातों को किसी भी जगह पे जहां की हम शारीरिक रूप से नहीं पहुंच सकते हैं, वहां तक भी अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही शर्तें हैं, वह व्यक्ति साक्षर हो, अर्थात भेजने वाला भी साक्षर हो और जिसको भेजा गया है वह भी साक्षर हो। उस जगह पर यह भाषा हमारे लिए आसान हो जाती है, अर्थात भाषा का यह रूप उस जगह पे सरल हो जाता है। और अगर बात करें कठिन के लिए तो यह भाषा कठिन भी है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह उस विचार का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। साक्षर होना इसकी सबसे बड़ी अनिवार्यता है, जो कि मौखिक भाषा में नहीं है। मौखिक भाषा में क्या था कि संभाषी होना जरूरी था और साक्षर होने की अनिवार्यता यहाँ नहीं थी। लेकिन लिखित भाषा में व्यक्ति को संभाषी के साथ साथ साक्षर होना भी जरूरी है। जब तक वो व्यक्ति साक्षर नहीं होगा वह उसे नहीं समझ सकता है। जैसे कि मुझे हिंदी भाषा का ज्ञान है और इसी जगह पर मुझे उर्दू, अरबी या फिर और अन्य भाषा दे दी जाए जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, तो हम उस भाषा को नहीं पढ़ सकते हैं। तो उस जगह पर यह भाषा मेरे लिए कैसी हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा का जो यह रूप है वह सरल भी है और कठिन भी है। इसमें साक्षर व्यक्ति ही लिखित भाषा का उपयोग कर सकता है, जबकि मौखिक भाषा में साक्षर होना जरूरी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।